Hello and a very warm welcome to all of you. This video series is all about the like basics of accountancy and everything, है ना? तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में है ये। और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा अकाउंटेंसी के बारे में। All about the accountancy, accounting, accounts, and all the differences between them, and the characteristics of accounting. प्लस हम लोग थोड़ा पार्ट जो कवर करेंगे आज वो करेंगे बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग का। लेट्स जस्ट बिगिन। ओके, सो फर्स्ट थिंग, व्हाट आर द differences between accounting, accounts and accountancy? अकाउंट्स, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? देखो, कई लोग होते हैं ना, इन तीनों को ही सेम चीज मानते हैं, बट एक्चुअली ये तीनों भी चीजें अलग होती है। देखो, अकाउंट्स में अकाउंटिंग भी आता है, और अकाउंटिंग बेसिकली हमारा अकाउंट्स का भी पार्ट है। हम इस चीज को मान सकते हैं कि अकाउंटिंग जो होती है वो अकाउंट्स की होती है। अकाउंट्स क्या होते हैं? बेसिकली कीपिंग ऑफ बुक्स, कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, कीपिंग ऑफ एवरीथिंग। ठीक है ना? सपोज करते हैं, कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट, द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, एवरीथिंग। ठीक है ना? हमारे यहाँ क्या हो रहा है? सपोज करते हैं हम बहुत छोटी सी चीजें लेकर आ रहे हैं। हम लोग नॉर्मली हम लोग चॉकलेट्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना, अपने बिजनेस के लिए। और वो जो चॉकलेट्स लेकर आ रहे हैं आज के लिए, वो उस चॉकलेट का जो भी रॉ मटेरियल या जो भी परचेज हो गया, सेल्स हो गया, छोटी छोटी सी चीजें जो भी है उनसे रिलेटेड हम लोगों के, वो सारी भी चीजें क्या हो गई? मनी की टर्म्स में हो गई, है ना? मॉनेटरी टर्म्स में। मॉनेटरी टर्म्स में नहीं भी है, कैश भी नहीं है, बैंक के टर्म्स में है, हम लोगों ने चेक में डील किया है, या हम लोग फ्यूचर में पेमेंट करने वाले हैं, या जो भी चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें जो भी है, हम लोग को पता है कि हमने कुछ चीज परचेज की है, हमने कुछ चीज सेल्स की है। उस चीज के ऊपर बहुत सारे कैरेज लगी है। सपोज हमने बहुत बड़े अमाउंट में उन चीजों को मंगा लिया है, हमने 10 लाख के अराउंड हमने कुछ चॉकलेट्स मंगा लिया, और उन लोग को हमें क्या करना है? हमें रिकॉर्ड करना है। क्योंकि ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, हम क्या करते हैं? छोटी मोटी चीजों का, हर चीज का हम लोग हर दिन का रिकॉर्ड अपने पास रख नहीं सकते हैं माइंड में, है ना? जब हम माइंड में ये चीजें रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए? कुछ ना कुछ रिटन फॉर्मेट में चाहिए। देखो, हम लोग क्या है? इंसान है, भूल जाते हैं, है ना? तो अगर हम चीजें भूल सकते हैं तो इसका मतलब हमारे दिमाग में से वो चीजें उतर भी सकती है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है। अब जब हम वो बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, मतलब हम लोग अपने डेली के जो भी हमारे ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन बेसिकली आपके मॉनेटरी टर्म्स में ही होते हैं। ठीक है ना? अगर वो मनी के एंगेजमेंट में है, अगर उसके अंदर आपका मनी इन्वॉल्व हो रहा है, तभी वो आपके ट्रांजैक्शंस कहलाएंगे। अदरवाइज दोज आर जस्ट योर इवेंट्स, जैसे कि ओकेजनल चीजें चल रही है। ठीक है ना? ओके, सो अगर ये मॉनेटरी टर्म्स में है आपके ट्रांजैक्शंस, और अगर आपके कैश इन्वॉल्व है, आपका पैसा इन्वॉल्व है इन सब चीजों में, तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि अगर ये पैसों के टर्म्स में आप किसी से डीलिंग कर रहे हो, या कुछ भी चीज में पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, किसी भी इवेंट या ओकेजन में आपका पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, तो ही वो आपके बुक्स में मेंटेन किया जाएगा। अब अकाउंट्स मेंटेन किस चीज की होती है? क्योंकि इंडिविजुअल तो अपनी अकाउंट्स मेंटेन करता नहीं है। हाँ, इंडिविजुअल भी अपनी अकाउंट्स मेंटेन करता है, ऑफ कोर्स। घरों में हम लोग बजट्स वगैरह बनाते हैं, और घरों में हम लोग अपना राशन की चीजें वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें होती है, वो सब चीजें हम बनाते हैं। बट उसके अलावा क्या होता है? आप जो अपने फर्म की, यानी कि आपके बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, वो आप घर के साथ जोड़ नहीं सकते हो। सबसे बड़ी बात। तो आपकी सबसे जो भी सबसे ज्यादा आपकी जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है, सबसे ज्यादा क्या, जो भी आपकी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है, वो सारी भी कहाँ रिकॉर्ड होती है? आपके सेपरेट बुक्स में। उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग ऑफ द फर्म। ठीक है ना? अब मतलब आपके बेसिकली इस चीज को ध्यान देने वाली बात है कि आपके जो अकाउंट्स हो रहे हैं, यानी कि आपके जो बुक्स मेंटेन हो रहे हैं, उसी के अंदर आपकी अकाउंटिंग चल रही है। अकाउंटिंग मतलब नंबर्स का खेल। ठीक है ना? नंबर्स की काउंटिंग को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। तो इसका मतलब साफ सीधी सी बात है,
हमारा जो भी पैसा इन्वॉल्व होगा, जो भी पैसों की काउंटिंग होगी, वो सारी भी चीजें हमारे अकाउंटिंग के अंदर आ जाएगी। इज इट क्लियर? तो जो भी हमारे पैसों के साथ जो भी हमारी डीलिंग हो रही है, नंबर्स की डीलिंग हो रही है, नंबर्स की काउंटिंग बेसिकली कहाँ पर हो रही है? अकाउंटिंग के अंदर हो रही है। तो ये अकाउंटिंग हो कहाँ पर रही है? हमारी बुक्स के अंदर अल्टीमेटली, है ना? तो उसको हम बोलेंगे हमारी अकाउंट्स की बुक। ऑल्सो अकाउंटेंसी मतलब जो भी चीजें हमारे मॉनेटरी टर्म्स में है या नहीं भी है, मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी सारी भी चीजें, लेकिन उसमें फ्यूचर मनी इन्वॉल्व होना चाहिए, फ्यूचर या पास्ट मनी इन्वॉल्व होना चाहिए, वो सारी भी चीजें हमारी अकाउंटेंसी के अंदर आ जाती है। ठीक है ना? तो देखो, अकाउंट स्मॉल टर्म है, ठीक है ना, छोटा सा टर्म है, उसके अंदर हमारा अकाउंटिंग प्रोसेसेस चलते हैं। ठीक है ना? अकाउंटिंग प्रोसेसेस चलते हैं, और इसके भी बाहर हमारा आता है अकाउंटेंसी, इन सबको इन्वॉल्व करने वाला, जो इन सबका रखवाला होता है। कहते हैं ना, घर घर में जो सबसे बड़ा है वो कौन है? अकाउंटेंसी। इज इट क्लियर? आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू, राइट? ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, आगे बढ़ते हुए हम लोग देख लेते हैं एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। सो अब हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि हम लोग जो बुक्स के अंदर मेंटेन करते हैं अपने अकाउंट्स, यानी कि हम लोग नंबर्स की जो काउंटिंग करते हैं, उसके कैरेक्टर होते क्या है। ठीक है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या है, सॉरी, अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सो बेसिकली फर्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है वो हमारा इकोनॉमिक इवेंट को पहचानना होता है। ठीक है ना? तो पहले कोई ना कोई इकोनॉमिक इवेंट इन्वॉल्व होना चाहिए। इकोनॉमिक का मतलब क्या है? देखो, इवेंट तो हम सभी को पता है। इवेंट क्या होता है हमारे यहाँ? ओकेजन। हम क्या लेकर आए हैं? हम चॉकलेट्स लेकर आए हैं, हम चिप्स के पैकेट लेकर आए हैं, छोटी मोटी चीजें लेकर आए हैं, वो क्या है? इवेंट ही तो है। डेली नहीं लेकर आ रहे हैं, या डेली के बेसिस पर लेकर आ रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कोई भी छोटी मोटी चीजें कर रहे हैं, हम लोग घर में खाना पका रहे हैं, बाहर हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं, इवेंट्स है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या पैसा इन्वॉल्व है? अगर वो पैसा इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली वो क्या है? हमारा इकोनॉमिक इवेंट है। अगर उसमें मनी की एंगेजमेंट है तो वो सीधा सीधा हमारे इकोनॉमी के ऊपर इन्वॉल्व होता है। देखो, सिंपल सी टर्म है, हम लोगों का कोई ना कोई इवेंट होना चाहिए। बेसिकली हम लोग अपना ओकेजन से डील करने चाहिए। ठीक है ना? और उसके साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ मनी की एंगेजमेंट होनी चाहिए, तो वो हमारा इकोनॉमिक इवेंट कहलाता है। अच्छा, मनी से रिलेटेड है मतलब हमारे फाइनेंसेस से रिलेटेड है। ठीक है ना? ओके, इसके बाद हमारा इवेंट है तो ओकेजनली आ रहा है। सबसे बड़ी बात, हम लोग को ये सबसे इंपॉर्टेंट देखना है कि कोई भी चीज हम लोग हर टाइम नहीं कर रहे। अगर हर टाइम भी कर रहे हैं तो भी उसका रिकॉर्ड होना चाहिए ऑब्वियसली। तो क्या हमारे उसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी है या नहीं है? तो अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, ठीक है ना, या आपका इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी हो गया बेसिकली, या तो इसमें डायरेक्टली है या फिर इनडायरेक्टली है, जो भी है वो सारे भी आपके इकोनॉमिक इवेंट्स हो गए। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एवरीथिंग। सो इस सभी में आपका इकोनॉमिक इवेंट जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक इवेंट के दो पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। एक तो है आपका इंटरनल इंटरनल इवेंट, दूसरा है आपका एक्सटर्नल इवेंट। ठीक है, सो दो टाइप्स के आपके इवेंट्स होंगे यहाँ पर, एक तो इंटरनल इवेंट और दूसरा एक्सटर्नल इवेंट। इंटरनल इवेंट क्या हो गया? जो हमारे बिजनेस के फर्म के अंदर हो रहे हैं बेसिकली। ठीक है ना? मतलब हमारा कोई भी मैनेजमेंट के साथ में हमारी डीलिंग हुई है। सपोज हमने मैनेजर को ही बोल दिया है कि आप हमारे सेल्स करवाओ और हम आपको इतना इतना परसेंट कमीशन देंगे। वो क्या हो गया? इकोनॉमिक इवेंट है, लेकिन वो इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट है। मतलब हम लोग बाहर की तरफ नहीं जा रहे, हम लोग अपने घर घर मतलब बिजनेस के अंदर ही हम लोग इवेंट्स की ट्रांजैक्शंस और हैंडलिंग्स वगैरह देख रहे हैं। एक्सटर्नल ऑन दी अदर हैंड क्या हो गया? हमने किसी ना किसी क्रेडिटर या सप्लायर से हमने डील की है कि आप हमें इतना इतना सामान भिजवाइए, रॉ मटेरियल्स भिजवाइए और हम आपको उसके बदले में पैसे देंगे, राइट? तो वो हमारा एक्सटर्नल इवेंट हो गया। इजी है, कोई भी टफ टास्क नहीं है इस चीज को समझना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें पता होना चाहिए कि वो इकोनॉमिक इवेंट है। तो दूसरा क्या चीज हो गई हमारी? सेकेंड पॉइंट इसी के साथ जुड़ जाता है, आइडेंटिफाइंग ऑफ दीज इवेंट्स। ओके,
सो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स बोलता है इकोनॉमिक इवेंट तो हमें पता चल गया, लेकिन क्या वो इकोनॉमिक इवेंट है या नहीं है, हमें वो भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मतलब इवेंट है, हमने डीलिंग की है, लेकिन क्या उसमें मनी इन्वॉल्व है या नहीं, तो अगर वो मनी इन्वॉल्व हो रहा है तभी हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे और तभी हम उसको रिकॉर्ड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हमारा हो गया है आइडेंटिफाइंग, और थर्ड इसी के साथ साथ जुड़ गया है रिकॉर्डिंग। तो फर्स्ट वन इकोनॉमिक इवेंट होना वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या वो इकोनॉमिक इवेंट है या नहीं है। एंड थर्ड, जैसे ही हमें पता चला इकोनॉमिक इवेंट है, हमने उसको सीधा सीधा रिकॉर्ड कर दिया अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। देखो ना, आज के टाइम पर आप क्या कर रहे हो, आप घूमने जा रहे हो, ठीक है ना, आप बहुत सारी चीजें खा पी रहे हो बाहर के टाइम पर, मतलब बाहर फास्ट फूड खा रहे हो या जो भी कर रहे हो, आप पैसा खर्च कर रहे हो, आप पार्क में गए हो, वहां पर आपको खेलने वेलने के या जो भी चीजें हैं, हाइजिंक्स चले गए, आपको पता है गेम्स विला चले गए आप लोग, और वहां पर आप लोगों ने गेम्स खेलने के लिए आपने पैसे खर्च किए, तो इकोनॉमिक इवेंट है। पहली बात, पैसा इन्वॉल्व है, आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, सीधा सीधा घर आकर रिकॉर्ड भी तो कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो कि आज मेरे इतने इतने पैसे खर्च हुए हैं, या पापा ने इतनी इतनी पॉकेट मनी दी थी, उसके साथ साथ आपके इतने पैसे खर्च हो गए हैं, या सैलरी इस बार इतनी आई थी तो उसके साथ साथ इतने पैसे आज मैंने खर्च कर दिए। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप उस चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हो, और जब वो चीजें रिकॉर्ड हो रही है बुक्स में, तभी की तभी आप उसकी अकाउंटिंग कर रहे हो। वही चीज जो मैंने अभी बताया, नंबर्स की काउंटिंग ही आपका रिकॉर्डिंग और अकाउंटिंग है, ठीक है ना। तो इसी के साथ साथ आपका फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक होता है क्लासिफाइंग। अब देखो, रिकॉर्डिंग कर ली, हमें पता चल गया हम आज इतना इतना घूम कर आए हैं, हमने खाना पीना खाया है, कुल मिलाकर हमारा जो खर्चा हुआ है वो 1,000 रुपए या 10,000 रुपए हो गया है आज के आज में, या 10,000 ज्यादा हो जाता है तो ठीक है, 1,000 रुपए हो गया है आज के आज में। अब हमें जब पता है कि हमारा जो खर्चा है आज के आज में 1,000 रुपए हुआ है, अब जब हमारे को हमसे पापा लोग पूछने आते हैं कि बेटा कहाँ कहाँ खर्चा हुआ है आप बताओ, या फैमिली में कोई पूछ रहा है अच्छा बताइए आज आपका कहाँ कहाँ खर्चा हुआ है, किस किस तरीके से इतना इतना खर्चा हुआ, हम बता रहे हैं अरे हम तो घूमने गए थे, तो हमने कुछ खाया पिया तो है नहीं, बट शॉपिंग में हमारा इतना इतना खर्चा हो गया, या हमने बहुत खाया पिया तो उसी में ही हमारा खर्चा हो गया। बट उसको हमें क्लासिफाई भी तो करना है, हमने कहाँ पर कितना खर्चा किया, हमने क्या सिर्फ गेम्स गेम्स में 1,000 रुपए कमाए, या सिर्फ खाने पीने में 1,000 रुपए कमाए हैं, खर्च किए हैं, या हमने दोनों में इक्वली, या किस किस तरीके से हमने क्या क्या चीजें खर्च की है। सो उसको बेसिकली हमें क्लासिफाई करना है, हर एक चीज को अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग क्लासेस में डालना है। सो फोर्थ हमारा कैरेक्टरिस्टिक यहीं पर ही बन जाता है, क्लासिफाइंग ऑफ ऑल दोज इकोनॉमिक इवेंट्स, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है समराइजिंग। अब पापा पूछ रहे हैं बेसिकली बेटा आपने ये तो बता दिया कि आपके 1,000 रुपए खर्च हुए हैं, ठीक है ना, और आपने मुझे ये भी बता दिया इतना इतना खर्च हुआ है, लेकिन आप मुझे निष्कर्ष भी तो बताओ, मतलब रिजल्ट भी तो बताओ, समराइज करके बताओ ना कि मैंने आपको इतने रुपए दिए थे, उसमें से आपने इतने पिगी बैंक में डाले, इतने रुपीज आपने खर्च कर दिए, इतने रुपीज आपके पास, समरी डेटा मुझे बताओ, मुझे खत्म करके बताओ। मुझे ये नहीं चाहिए कि आप बस का टिकट भी मुझे बता रहे हो, हर चीज मुझे बता रहे हो, नहीं, मुझे आप समरी स्टेटमेंट दो। तो आप क्या कहोगे, पापा आपने मुझे 10,000 रुपीज दिए थे, जिसमें से मैंने 1,000 रुपीज पिगे बैंक में डाल दिए, 1,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए, और बाकी मेरे अपने फ्रेंड को दिए हैं, या जो भी है बोरो एक्सचेंज किए हैं, आपने अपने हिसाब से क्या किया है उसको समराइज करके स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है वहां पर आपका जितनी भी स्टेटमेंट बन रही है, जितनी भी आपकी रिकॉर्डिंग और समराइजिंग हो रही है, वो सारी भी चीजें आपकी एक स्टेटमेंट पे बनकर निकल कर आ जाएगी। सो बेसिकली आपको क्या करना है, लास्ट में जो भी चीजें हैं आप अपने फर्म में भी देख सकते हो, एक ऑडिटर आ रहा है, ठीक है ना, और एक सपोज करते हैं एक इंसान आ रहा है, और वो क्या कर रहा है वहां पर जाकर आपके यहाँ बुक्स चेक कर रहा है, ठीक है ना, ये एक इंसान है आपकी बुक्स चेक करने के लिए आया है, इसके पास एक पेपर है, इसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हौच पौच पैनल में लिखी हुई है। अब ही इज सैड, ही इज नॉट हैप्पी विद इट, ओके, लेकिन वहीं पर एक दूसरा इंसान है जिसको आपने समरी स्टेटमेंट दी हुई है, एकदम
प्रॉपर मैनर में आपने हर चीज डिफाइन की हुई है, आपने हर चीज लिखी हुई है वहां पर, तो ही इज हैप्पी विद इट कि आपने हर चीज उसको समरी करके दे रखी है। तो उसको बोलता है, वो बोलता है कि अरे मुझे इतने आपके प्रोजेक्ट वर्क से क्या मतलब, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आप ये बताओ ना कि आपके कितने प्रॉफिट्स हुए, ठीक है ना। बट यहाँ पर इस बंदे को ऑलरेडी जो आपके प्रॉफिट्स हुए हैं वही चीज दिख रही है, तो वो खुश होगा या सैड होगा? ऑब्वियसली ही विल बी हैप्पी, राइट। तो वही चीज है कि आप समरी नोट्स बनाकर रखोगे और समरी करके दोगे तो इंसान को पता है कि हाँ उसको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है आपके बिजनेस में। सिंपल। ओके, नेक्स्ट वन आता है आपका मेजरमेंट। सो मेजरिंग करोगे कि आपके पिछले महीने के अकॉर्डिंग या पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल कितना खर्चा हुआ है, या पिछले साल कम खर्चा हुआ था या इस महीने इस साल ज्यादा कम खर्चा हुआ है, अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। सो यू हैव टू मेजर एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज योर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। अब आपने क्या किया, हर चीज को समरी कर दिया और हर चीज के हिसाब से अपना अपना डेटा क्या कर दिया, मेजर कर दिया कि पिछले साल कम था या इस साल कम है, या अकॉर्डिंगली आप फ्यूचरिस्टिक हो रहे हो, या आप प्रॉफिट्स में जा रहे हो या लॉसेस में जा रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आप क्या कर रहे हो, उस चीज को एनालाइज कर रहे हो कि कहाँ कहाँ पर किस तरीके से आपके मिस्टेक्स है, या किस तरीके से आपने पिछले साल मिस्टेक्स की थी जो इस साल आपने सुधार ली है। तो आपने वो सब एनालाइज करने के बाद जो इंसान दुखी था, जो इंसान आपके स्टेटमेंट्स को लेकर दुखी था, उसको क्या कर दिया आपने, हैप्पी कर दिया। ये एनालाइज करने के बाद ही इज वेरी हैप्पी बिकॉज यू हैव इंटरप्रेटेड इट। इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या बेसिकली होता है, इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है कि किसी को कोई भी जो मैसेज होता है प्रॉपरली वो कन्वे करना। सो आपने जो भी कन्वे करना था कि नहीं नहीं इस साल तो हमारे बहुत सारे प्रॉफिट्स हुए हैं, सो यू आर एन इन्वेस्टर नाउ, यू कैन इन्वेस्ट इन आवर फर्म। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो, आप हमारी फर्म में अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको ये चीज आपने अच्छे से इंटरप्रेट कर दी अपने इन्वेस्टर्स को, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन योर फर्म, राइट। सो ये सारी चीजें आपको पता होने चाहिए, दैट हाउ टू एनालाइज, हाउ टू मेजर, हाउ टू इंटरप्रेट टू समवन, ठीक है ना। ये सारी भी चीजें यू शुड नो इट बेटर। ओके, सो द इन्वेस्टर्स विल ऑल्सो बी वेरी हैप्पी विद यू। फाइन, नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज कम्युनिकेटिंग। अब आपने क्या किया, आपने इन्वेस्टर को इंटरप्रेट कर दिया, आपने उसको एनालाइज कर लिया, अपने सारे स्टेटमेंट्स को, आपने अपने सारे जो इकोनॉमिक इवेंट्स थे उनको रिकॉर्ड कर लिया, एनालाइज कर लिया, समराइज एवरीथिंग यू हैव डन, राइट। लास्ट में अब ये सारी भी चीजें आपने सिर्फ एक इन्वेस्टर को या एक जो स्टेक होल्डर है जिसका आपके फर्म में, जिसका आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है, उसको बता दिया। बट उसके अलावा क्या बाकी सबको भी तो बताओगे कि या वी आर डूइंग वेरी ग्रेट इन आवर फर्म, या कैसा हम अपना परफॉर्म कर रहे हैं। सो बेसिकली आपको अपनी परफॉर्मेंस को कम्युनिकेट करना है दूसरे लोगों को, सभी लोगों को बेसिकली, ठीक है ना। देखो अगर वॉरेन बफेट्स अपने जो स्टेटमेंट्स है वो कम्युनिकेट नहीं करेगा, लोगों को बताएगा नहीं कि मेरे जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी हो रही है पिछले साल से, या मिस्टर अंबानी जी हमारे क्या कर रहे हैं वो परफॉर्मेंस अपनी बता नहीं रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि रिलायंस बहुत अच्छी उन्नति पर जा रही है, या वो प्रॉफिट्स कमा रही है या नहीं कमा रही है, या वी शुड बाय देयर शेयर्स और नॉट, है ना। ये सारी भी चीजें वी शुड बी नोइंग, ताकि हमें आगे के लिए पता चले कि उनके फर्म में या उनके कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद हम लोगों को भी प्रॉफिट होगा या हम लोग लॉसेस में चले जाएंगे। सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी इन आवर माइंड। उसके लिए जो भी ओनर है कंपनी का, दैट शुड कम्युनिकेट विद अस। सो बेसिकली अगर हम ओनर हैं हमारी कंपनी के, हमारे बिजनेस के, तो हमें ये सब चीजें कम्युनिकेट करनी ही पड़ेंगी अपनी परफॉर्मेंस के साथ, राइट। ओके, सो एक बार फटाफट से जल्दी से इसका क्विक रिकैप ले लेते हैं। देखो जरा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, फर्स्ट वन इकोनॉमिक इवेंट, नेक्स्ट उसको आइडेंटिफाई करना, नेक्स्ट उसको रिकॉर्ड करना, फिर क्लासिफाई करना डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के हिसाब से कि हमने कहाँ कहाँ पर क्या क्या खर्च किया है, फिर उसको समराइज करके देना, मेजरमेंट करना उसकी, एनालाइज करना उसको, क्या हमने पिछले साल से अच्छे से परफॉर्म किया है या बुरा परफॉर्म किया है, उसको इंटरप्रेट करना, उसके लिए मैसेज कन्वे करना अच्छे तरीके से उसी स्टेक होल्डर को जो हमारे यहाँ स्टेक रखता है, इंटरेस्ट रखता है, और लास्टली सभी को कम्युनिकेट करना हमारे फर्म की प्रोग्रेस के बारे में। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
let's just begin with another topic, that is the basic terms of accounting. So इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, because अब हमारी basics start हो रहे हैं finally. Basic terms in accounting. Okay, very good. चलिए, so the first basic term that we have is an asset. सुना ही होगा, सभी ने सुना होगा एसेट के बारे में. एसेट होता क्या है? एनी आइडियाज? वीडियो को पॉज करके सोचने की कोशिश करना. ओके, सो एसेट मीन्स योर पूंजी. सुना है ना, हम लोग पूंजियां इकट्ठी कर रहे हैं तुम्हारी शादी के लिए, या हम लोग पूंजी इकट्ठी कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं आगे आने वाले फ्यूचर्स के लिए. सो वो सारी भी चीजें हमारी पूंजी है. फॉर एग्जाम्पल सोना, गोल्ड, ठीक है ना. ये गोल्ड का ज्वेलरी है आपके पास, बहुत प्यारी सी, ठीक है. और आप क्या कर रहे हो, इस ज्वेलरी को इकट्ठा करके रख रहे हो. ये गोल्ड की ज्वेलरी हो गई आपकी, आपके पास इकट्ठा है. स्टॉक्स रखे हुए हैं बहुत पुराने, बॉन्ड्स रखे हुए हैं, ठीक है. आपने किसी को लोन प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन वहां से भी तो बाहर पैसा आएगा ही ना. लैंड एंड बिल्डिंग है आपके पास, बहुत बड़े बड़े अमीर इंसान है आप, आपके पास बहुत सारी लैंड और बिल्डिंग है, आपके बहुत बड़े बड़े प्रमाइसेस है, ठीक है. और आप इसको फ्यूचर में बेचकर पैसा कमा सकते हो. सिमिलरली फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स आपके पास रखे हुए हैं, फर्नीचर्स आपके पास रखे हुए हैं, ठीक है ना. आपकी पूंजी है, क्योंकि आगे जाकर आप उससे उसको बेचकर पैसा कमा सकते हो. बेसिकली कोई भी चीज जिससे आप फ्यूचर में पैसा कमा सकते हो, फ्यूचर में उसको बेचकर पैसा ले सकते हो. कोई भी ऐसी चीज जो आपके बिजनेस में एंगेज हो रही है, कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको लगता है कि बिजनेस को फ्यूचर में फायदा होगा ही होगा उसको बेचने के बाद, या बिजनेस को पैसा मिलेगा ही मिलेगा फ्यूचर में उसको बेचने के बाद, तो वो सारी भी चीजें आपकी एसेट हो गई. इसी के साथ साथ आपका कैश भी आपकी एसेट ही होता है. देखो, कैश मतलब आपके पास अभी पैसा पड़ा हुआ है, इमीडिएटली अगर कोई आपसे पैसा मांगने आए तो आपकी जेब में वो पैसा पड़ा है. सिमिलरली आपका बैंक, बैंक में आपका पैसा पड़ा है, ठीक है ना. बैंक में भी तो आपका पैसा ही पड़ा है, और अगर आपको कभी भी वो चाहिए तो आप पैसा बैंक वालों से अपना वापस लेकर आ सकते हो. सो कोई भी ऐसी चीज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स ही दे, इमीडिएट फ्यूचर या फिर लॉन्ग फ्यूचर में भी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर में भी आपको बेनिफिट्स ही दे, सो वो सारी भी चीजें जो आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करके लाती है, वो सारी भी चीजें आपके लिए पूंजी कहलाती है, यानी कि एसेट कहलाती है. ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन? सो डेफिनेशन इज एनीथिंग and everything that generates, you can even write this down in your notebook, anything and everything that generates revenue. Revenue means income, income you can say profits, okay, profits, in is an asset for a business. वो asset है आपके business के लिए, for business. So I've already told you the example. You can write down, for example, your machinery, gold, everything, right? Machinery, furniture, cash, right? Everything and anything, etc. Right? Yeah. So this is your asset. Is it clear? I hope it is very much clear, right? Okay. Similarly, एक और term आता है आपका, जिसको हम बोलते हैं liabilities. I hope you must have heard of this too. Liabilities. So what are liabilities? Liabilities होती क्या है? So basically liabilities आपकी जिम्मेदारियां होती हैं. तो आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको बेसिकली आप लायबिलिटी बोलते हो. कहते हैं ना, अरे हमारे सर पर तो अभी लोन की लायबिलिटी बहुत पड़ी है, राइट? अगर नहीं सुना है तो आगे से सुनोगे ये चीज, ठीक है ना. बिकॉज ऐसा कई बार होता है कि हम लोग काफी नहीं सुन पाते हैं ये सब चीजें, बट एक बार अगर सुन लेते हैं ना तो बार बार फिर सुनाई जाती है हम लोगों को. तो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? आपकी जिम्मेदारी. जिम्मेदारी मीन्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो आपकी ये अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मतलब आपको पे करनी है उसको. रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो पे करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे ऑफ.
ओके, यू कैन राइट डाउन ओवर योर, फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत ईजी है, फॉर एग्जाम्पल योर लोन लायबिलिटी, है ना, आपके जिनसे आपने पैसा उधार लिया है उनको बोल सकते हो, या आपके क्रेडिटर्स बोल सकते हो, राइट, एटसेट्रा. So simply all these things are your liabilities. So आज के लिए इस टर्म में हम लोग सॉरी इस टॉपिक को हम लोग अभी यही खत्म करते हैं. आगे का हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. ओके देन.